हम लोग हमारे समय के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सन 2021 की मई में फिलिस्तीन की जनता पर एक बहुत जबरदस्त हमला हुआ था। इस हमले के बाद पूरी दुनिया भर में जो प्रतिरोध और आक्रोश की आवाजें उठी, उन आवाजों के चलते हुए आखिर में 20 मई को युद्ध विराम हो गया है। इस बार के युद्ध विराम की मध्यस्थता मिस्र ने की है, जिसे इजिप्ट कहते हैं। ये हमला कितना भयानक था इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इस हमले में 232 फिलिस्तीनी हलाक हुए, जिनमें 65 बच्चे थे और 39 महिलाएं थी। मतलब इजराइल के निशाने पर नागरिक आबादियां थी। इनकी तमाम सारी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। उन तस्वीरों में किस तरीके से बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, बस्तियों पर हमले किए गए, लोग जिन रिहाइशों में रहा करते थे वहां पर बम फेंके गए, मिसाइलें दागी गई, जिसकी वजह से 65 बच्चे और 39 महिलाओं सहित 232 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मरने वालों में हमास के 20 लड़ाके भी शामिल हैं और जिस देश ने हमला किया था, जिसका नाम इजराइल है, उस देश के कुल 12 जमा लोग भी इस युद्ध में मारे गए। इस बीच एक और खबर आई है कि वहां इजराइल के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस पूरे युद्ध की, पूरे हमले की अगुवाई की थी, बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें बीबी कहा जाता है, उनका भी तख्ता पलट हो गया है। इजराइल की संसद नेसेट में वे अल्पमत में आ गए हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 14 जून को संसद में वोटिंग होगी और उसके बाद उनका राज समाप्त हो जाएगा, कोई नया प्रधानमंत्री आएगा। एक नया गठबंधन भी बन गया है। बेंजामिन नेतन्याहू पिछली 12 वर्षों से इजराइल के प्रधानमंत्री थे और कहा जाता है कि मई 2021 का हमला, जो दरअसल 2014 के बाद हुआ सबसे बड़ा और जघन्य हमला था, वो हमला उन्होंने इसलिए कराया था क्योंकि 2019 से लेकर 2021 के बीच में एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण पैदा हुआ। इजरायली संसद के लिए 4 बार आम चुनाव हुए। उन चारों आम चुनावों में किसी एक तरफ जनता ने अपना जनादेश नहीं दिया। बेंजामिन नेतन्याहू को इन चारों में बार बार पराजय का सामना करना पड़ा। तो जैसा कि रिवाज है कि दुनिया के जितने भी असफल और दुष्ट शासक होते हैं, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब वो मुश्किल में होते हैं, जब जनता उनके खिलाफ होती है, तो उन्मादी राष्ट्रवाद इन धूर्तों की आखिरी शरण स्थली होता है, आखिरी पनाहगाह होता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उसी कार्ड को खेलने की कोशिश की। वो तमाम सारे भ्रष्टाचार और घपलों में भी लिप्त हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए फिलिस्तीन पर हमला करके राष्ट्रवाद को विकसित करने की कोशिश की। बहरहाल इजराइल के राजनीतिक संकट पर चर्चा कराना हमारी आज की बहस का, आज की चर्चा का विषय नहीं है। हालांकि इसमें एक रोचक घटनाक्रम हुआ है और वो रोचक घटनाक्रम ये हुआ है कि 14 जून को जो नई सरकार बनने वाली है, उस सरकार में पहली बार कोई अरब राजनीतिक दल शामिल होने वाला है। अब तक जितने भी राजनीतिक शामिल होते थे गठबंधन में, बहुत सारे राजनीतिक दल है वहां पर भी, समझती है। अभी तक जितने भी राजनीतिक दल शामिल होते थे वो राजनीतिक दल यहूदियों के नेतृत्व वाले हुआ थे, लेकिन ये पहला मौका होगा जब एक अरब दल इस नई सरकार में शामिल होगा। और रोचक और दिलचस्प बात यह है कि उस राजनीतिक दल का नाम है राम। तो अब राम के साथ एक सरकार बनने वाली है, वो किस तरीके से इस पूरे के पूरे युद्ध की भावनाओं को विराम देगी, ये देखने वाली बात है। इस अपडेट के साथ मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक थोड़ी सी कॉशन देना चाहता हूं, थोड़ी सी पूर्व चेतावनी देना चाहता हूं, और वो ये है कि हम जिस कालखंड में रह रहे हैं, हम जिस टाइम एंड स्पेस में रह रहे हैं, उसकी एक बड़ी खासियत है, उसका एक बड़ा संकट है, और वो संकट ये है कि सूचनाओं का अकाल पड़ा हुआ है। सूचनाएं नहीं आ रही। दुनिया में कहां क्या घट रहा है इसकी तो बात छोड़िए, देश में भी कहां क्या घट रहा है
इसके बारे में भी जानकारियां नहीं मिल रही हैं। और उसकी मुख्य वजह यह है कि जितने भी सूचना माध्यम है, जितने भी कम्युनिकेशन के सिस्टम है, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, उन सारे मीडिया हाउसेज पर कुछ लोगों का कब्जा है। ये जो सूचनाओं का संकट है वो तीन तरीके से हमारे सामने आता है। पहली बात तो है कि ये हमारे जो देशी अखबार है या हमारा जो देशी मीडिया है उसमें अंतर्राष्ट्रीय खबरों का कोई पन्ना ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर की रिपोर्टिंग के लिए, दुनिया भर की घटनाओं की जानकारी के लिए उन देशों में भारत के मीडिया के जो संवाददाता होने चाहिए, जो करस्पॉन्डेंट्स होने चाहिए, वो लगभग कहीं नहीं है। पूर्णकालिक संवाददाता कहीं नहीं है। कुछ खास जगहों पर है, जैसे द हिंदू नाम का एक अखबार निकलता है चेन्नई से, या इंडियन एक्सप्रेस का जो ग्रुप है, इन कुछ एक दो अखबारों के, या पीटीआई जैसी हमारी जो एजेंसी है, जो लगभग सरकारी एजेंसी है, इनके कुछ संवाददाता कुछ मुख्य जगहों पर है, लेकिन बाकी सब जगह की घटनाओं के बारे में हमारा मीडिया उधार की जानकारी से काम चलाता। वैसे भारत का मीडिया तो और भी बहुत ज्यादा माशाअल्लाह है, और वो इतना माशाअल्लाह है कि एक एक नेता के लिए बीट उन्होंने तय कर रखी है, लेकिन कृषि जैसे विषय पे, एग्रीकल्चर जैसे विषय पर किसी भी तथाकथित राष्ट्रीय समाचार पत्र में कोई बीट नहीं है, कोई विशेष संवाददाता नहीं है। एक द हिंदू में एक जमाने में पी साईनाथ हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो भी नहीं है। इंडस्ट्रीज की बीट है, उद्योग बीट है, लेकिन मजदूर की कोई बीट नहीं है। ये अचानक नहीं है, ये खास तरीके से समाचारों और सूचनाओं को, खबरों को फिल्टर करके लोगों के पास तक ले जाने की कोशिश है, क्योंकि वो जानते हैं हुक्मरान कि राज करने का सबसे सुरक्षित तरीका है लोगों के दिमाग पर कब्जा करना, लोगों को एक खास तरीके से, एक खास तरीके की सूचनाओं के आधार पर ढालना। और इसी का नतीजा ये है कि जो भी सूचना स्रोत है हमारे यहाँ के, वो या तो राइटर से खबरें लेते हैं, या एसोसिएट फ्री प्रेस से खबरें लेते हैं, एएफपी से, या फॉक्स चैनल से लेते हैं, या सीएनएल चैनल से लेते हैं। और ये सभी जो नाम मैंने लिए हैं, या दो चार नाम छूट गए, ये सभी के सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में है। अमेरिका में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, और जाहिर सी बात है कि ये अपने अमेरिकी साम्राज्यवाद की और अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के हिसाब से ही खबरों को छापते और संपादित करते हैं। उसी के हिसाब से तोड़ मरोड़ के जानकारी को पेश किया जाता है। ये किस कदर काम करते हैं, इसका दो उदाहरण मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि किस कदर पूर्वाग्रही होती हैं ये खबरें जो हमारे पास आती हैं। इसलिए उन्हें विश्लेषण करके उनकी पंक्तियों के बीच में जो लिखा है उसको जांचने की, या और तमाम सारी वेबसाइट पर, जो इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स हैं, उन पर जाकर जानकारी लेने की आवश्यकता है, ताकि सही सत्य तक पहुंचा जा सके। मैं दो उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक सज्जन थे जिनका नाम था ओसामा बिन लादेन। अफगानिस्तान में कॉमरेड नजीब की हुकूमत को गिराने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया, तालिबान का गठन किया गया, उनको हजारों करोड़ रुपए डॉलर की शक्ल में दिए गए, हथियार दिए गए, और उस वक्त से लेकर जब तक 9/11 का घटनाक्रम नहीं हुआ है, जब तक खुद अमेरिका पे ओसामा बिन लादेन ने हमला नहीं किया है, तब तक वो पूरी दुनिया भर के मीडिया में जनतंत्र की बहाली के योद्धा के रूप में दिखाए जाते रहे। ऐसा कहा गया कि वो अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली करने के लिए गए, और बाद में जब 9/11 की घटना हुई, न्यूयॉर्क की ट्विन टावर्स वाली घटना हुई, उसके बाद वो रातों रात आतंकवाद के पर्याय और प्रतीक के रूप में सामने आ गए। तो जब तक उनके इंटरेस्ट को सर्व करता है, जब तक उनके स्वार्थ की पूर्ति करता है, तब तक वो खलनायक को भी एक बड़े महानायक के रूप में बता सकते हैं, और कोई महानायक अगर उनके हितों की पूर्ति नहीं करता है, जैसे दूसरा उदाहरण मैं जो आपको देने वाला हूं वो फिदेल कास्त्रो का है। उनकी 964 बार हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन उन सारी हत्याओं में जब वो नाकामयाब हो गए, तो उसके बाद उनके बारे में जो प्रचार चलाया गया वो बहुत ही घिनौना था। लेकिन एक ही झूठ को आप अगर 1000 बार बोलते हैं तो वो लोगों की निगाह में सच के रूप में बैठ जाता है। उनके बारे में मैंने खुद पढ़ा था, एएफपी की न्यूज थी या राइटर की थी, एक अंग्रेजी के अखबार में, एक तथाकथित जिम्मेदार अंग्रेजी के अखबार में, जिसमें ये कहा गया था कि फिदेल कास्त्रो ने 3535 शादियां की हैं, और पता नहीं 15-20 हजार के आसपास उनकी संतान है।
इस तरह वो जो वास्तविक के लिए या उनके मुकाबले में, साम्राज्यवाद के मुकाबले में विकल्प देने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोगों को लांछित, लज्जित और अपमानित और उनके बारे में झूठे प्रचार में लगे रहते हैं। ये मीडिया का वर्गीय रूप है, उसका एक क्लास कैरेक्टर। और ये जो मीडिया का वर्गीय रूप है, ये फिलिस्तीन वाले कवरेज के मामले में भी सामने आया है। हमारे देश के, बिहार में भी यही हुआ होगा, हमारे देश के ज्यादातर हिंदी पट्टी वाले मीडिया ने फिलिस्तीन के बारे में कोई खबर ही नहीं दी। जिन्होंने थोड़ी बहुत खबरें दी भी, उन्होंने अमरीकी और यहूदीवादी प्रेस की झूठन को ही परोसा। और नतीजा ये निकला कि भारत की अधिकांश जनता, ध्यान रखने की बात है कि भारत की जनता हमेशा फिलिस्तीनी अवाम के साथ रही है, 70 साल से लगातार फिलिस्तीनी अवाम के साथ रही, जिसके बारे में अपन बात करेंगे बाद में। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि ज्यादातर जनता जो हमेशा फिलिस्तीनी अवाम के साथ रही है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो फिलिस्तीन की त्रासदी को ठीक तरीके से नहीं समझ पाया। उसे 4 तरीके से समझाने की कोशिश की गई, और आज की चर्चा में हम 4 तरीकों की वास्तविकता की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि कहा जाता है कि तथ्यों के जरिए निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। हम इन 4 कसौटियों को तय करेंगे जो जनता के दिमाग में बिठाई गई हैं, और उनकी वास्तविकता को जांचने की कोशिश करेंगे। क्या छवि बनाई गई? एक छवि तो ये बनाई गई लोगों के बीच में कि इजराइल के लोग बेवतन लोग हैं, उनका कोई विचारों का देश नहीं है, और बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने अपना देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरब देश जो है वो उन्हें अपनी जमीन पर बसने से रोक रहे हैं। एक छवि तो ये बनाई गई। दूसरी छवि ये बनाई गई कि ये यासर अराफात के जमाने से लेके पीएलए और अब जो हमास बन गया है, ये जितने भी संगठन जो फिलिस्तीनी जनता की मुक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, ये सबके सब संगठन आतंकवादी संगठन है, और ये संगठन जबरदस्ती बेचारे यहूदियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। तीसरी धारणा ये बनाई गई कि ये यहूदियों और मुसलमानों के बीच की एक धार्मिक लड़ाई, और चूंकि एक पिछले 20-25 सालों में खास तौर से बुश से लेकर ट्रंप तक, और हमारे यहाँ पर नरेंद्र मोदी तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, इन सारे लोगों ने चूंकि एक आम वातावरण बनाने की कोशिश की है कि मुसलमान गलत है, इसलिए यहूदी सही होंगे, उसको धार्मिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश की गई। और चौथी आम राय ये बनाने की कोशिश की गई, हालांकि अभी भी सरकार की औपचारिक रूप से ये हिम्मत नहीं हुई है कि वो ये घोषणा करे कि इजराइल ने जो हमला किया था वो ठीक किया था, उसे अभी भी आधे अधूरे मन से उसकी निंदा ही करनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी चौथी आम धारणा ये बनाने की कोशिश की गई, खासतौर से आरएसएस के द्वारा, कि भारत को यहूदीवादी हमलावरों और इजराइल का साथ देना चाहिए। हम इन चारों के आधार पर ही इन चारों को ही एक कसौटी बनाते हैं, और इसके आधार पर ये नापने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चारों धारणाएं वास्तव में किसी आधार के साथ है, क्या ये वास्तविक है। पहली धारणा है कि यहूदी बेवतन है, इजराइल उनका देश था जहां से उनको निकाल बाहर किया गया था, इसलिए अब उन्हें अपने देश में दोबारा से बसना जरूरी का। बिल्कुल गलत बात है। इसका केवल एक जवाब है, और वो जवाब है नहीं। पूरे इतिहास में 5000 साल के मोटा मोटी लिखे सभ्यता के इतिहास मिलते हैं, कुछ जगह पर 7000 वर्ष के भी मिलते हैं। मिस्र में तो 7000 वर्ष का इतिहास है, वो पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का इलाका भी जो है वो 7000 साल के आसपास माना जाता है। चीन की सभ्यता भी लगभग उतनी ही पुरानी है। इन पुरानी सभ्यताओं के दौर से जितने भी नक्शे दुनिया के बने हैं, दुनिया के देशों के बने हैं, राज्य रजवाड़ों के बने हैं, या लोकतांत्रिक समाज आने के बाद से लोकतांत्रिक सरकारों के बने हैं, उन सारे नक्शों में अगर हम उन्हें बहुत गहराई के साथ पड़ताल करने की कोशिश करते हैं, उसमें इजराइल नाम का देश कभी भी किसी भी समय नक्शे पर नहीं रहा 1948 के पहले। यहूदी धर्म को मानने वाले लोग दुनिया के अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, हमारे देश में भी पाए जाते हैं। कहीं पर वो थोड़े हैं, कहीं पर बहुत थोड़े हैं, कहीं पर थोड़े कम थोड़े हैं।
बहुत विराट आबादी, बहुत विपुल आबादी उनकी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। एक आजकल एक अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो वहां पर कुछ एक तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या में है, लेकिन इसके बाद भी वो करोड़ों की संख्या में कहीं नहीं है। लेकिन उनका कोई देश नहीं है। उसकी वजह क्या है? लगभग 4000 साल पहले अब्राहम पैदा हुए थे, जिन्हें सबसे पुराना पैगंबर माना जाता है, जिन्हें तीन बड़े सेमेटिक रिलीजियंस का, तीन बड़े धर्मों का आदि पिता माना जाता है। वो उन्होंने उनके पोते के नाम पर, उनके पोते का नाम था यहूदा, उनके पोते के नाम पर अब्राहम के संदेश को लेकर यहूदी धर्म की स्थापना हुई थी। इतना पुराना। इसी परंपरा में निकल कर आए थे हजरत मोहम्मद, इसी परंपरा में निकल के आए थे ईसा मसीह, जो बाद के पैगंबरों के रूप में गिने गए। लेकिन इतनी पुरानी धार्मिक उसकी असली वजह क्या है? उसकी असली वजह यह है कि यहूदी वो धर्म है जिस धर्म के नाम पर आज देश को बनाने की बात की जा रही है। उस यहूदी धर्म में देश का, राष्ट्र का या भौगोलिक सीमाओं वाले किसी भौगोलिक सीमाओं वाले किसी राजनीतिक ढांचे का या देश का या राष्ट्र का कंसेप्ट कभी नहीं रहा। बल्कि अगर बहुत ज्यादा सही भाषा में कहा जाए तो एक तरीके से भौगोलिक अस्तित्व वाले देश की अवधारणा का निषेध रहा उस पर। नहीं बनाना चाहिए देश, सेना नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के प्रावधान उसमें रहे। इसलिए फंडामेंटली तो वो जिस यहूदी धर्म के नाम पर अपने देश की मांग कर रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही उनकी तथाकथित धर्म की भावनाओं के विपरीत है। इसीलिए हजारों वर्ष में, 4000 वर्ष में कभी देश नहीं बना। 1897 में, 1897 में पहली बार ये जो अपना देश बनाने की जो खुरापात है वो शुरू हुई। पहली जियोनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई। यह एक बात मार्के की है और याद रखने की है हमेशा कि ये यहूदियों का सम्मेलन नहीं था, यहूदीवादियों का सम्मेलन था। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, ये अंतर मार्के का है। ये वैसा ही अंतर है जैसे हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में अंतर है। ये वैसा ही अंतर है जैसे इस्लाम रिलीजन और पॉलिटिकल इस्लाम तालिबान के बीच का अंतर है। इनमें आकाश और पाताल का फर्क होता है। ये धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए जिस तरीके से परंपराएं और मान्यताएं गढ़ी जाती हैं, उसके हिसाब से भारत के जो हिंदुत्ववादी हैं उनके बारे में खुद हिंदुत्व शब्द को पैदा करने वाले सावरकर ने ये कहा था कि इसका हिंदू धर्म की परंपरा या मान्यताओं के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये एक तरीके की शासन प्रणाली है। ठीक यही बात यहूदीवाद और हर तरह की धर्म आधारित शासन प्रणाली के बारे में सच है। तो 1879 में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में बहुमत यहूदियों ने उसका साथ नहीं दिया था, उन्होंने उसका विरोध किया था। जिस तरह भारत का बहुमत हिंदू अपनी सारी सीमाओं, अपनी जाति वगैरह की शर्मनाक कमजोरियों के बावजूद इस तरह का उसी समय यहूदी थे, वो ऑर्थोडॉक्स थे, वो प्रोटेस्टेंट थे, हर इस सम्मेलन के आयोजन का विरोध सम्मेलन उस वक्त यहूदियों की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर जर्मनी के म्यूनिख नाम के शहर में होने वाला। शहर हासिल में और वहां पर उन्होंने सम्मेलन किया करना है। अपना देश बनने की बात करते थे, हमारा देश है में नहीं चली, बल्कि वो सारी की सारी कार्रवाई जर्मन भाषा में चली
और इसी जर्मन भाषा में बहस करते करते उन्होंने यहूदियों का अपना देश बनाने का प्रस्ताव पारित कर लिया। ज्यादातर यहूदियों ने इस आह्वान को नहीं माना। ये यहूदीवादी लंबे समय तक अलग थलग रहे हैं, आज भी दुनिया में ज्यादातर मामलों में अलग थलग। उनकी आपत्ति क्या थी? यहूदियों की आपत्ति क्या थी? उनकी पहली आपत्ति यह थी कि हमारे धर्म में ही देश या राष्ट्र की अवधारणा नहीं है, हम पूरी दुनिया भर में कहीं भी रह सकते हैं, इसलिए देश की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि अलग देश का नारा अगर दे दिया गया तो उससे फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा अधिक होगा। दुनिया भर में यहूदी भेदभाव का निशाना बनेंगे। अगर हम यहूदी आइडेंटिटी का सवाल उठाएंगे तो दुनिया भर में एंटी यहूदी भावनाएं भी पैदा होंगी, और ये आशंका उनकी सही थी। उन यहूदियों ने उस वक्त कहा कि हमारा जो मजदूर है वो मजदूरी नहीं कर पाएगा, मजदूरों से आइसोलेट हो जाएगा, हमारे जो व्यापारी है वो व्यापार धंधा नहीं कर पाएंगे। और ये हुआ भी। हिटलर ने ठीक इन्हीं तरीके की भावनाओं का इस्तेमाल किया। यूरोप में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ। जहां जहां यहूदी व्यापार के मामले में, काम धंधे के मामले में वर्चस्व थे, वहां पर उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि हिटलर ने जो किया वो बहुत निर्मम, दुष्ट और फासिस्टी कार्रवाई थी, लेकिन यहूदीवादियों ने उसके लिए ईंधन को मुहैया कराने की कोशिश की थी। जब ये दावा कर रहे थे कि हमारा अपना एक देश होना चाहिए और वो फिलिस्तीन में होना चाहिए, वहां जहां अब्राहम पैदा हुए थे और जहां की एक पहाड़ी पर बैठकर उन्होंने पहली बार कोई प्रवचन दिया था, या जहां पर किसी एक जमाने में एक पत्थर को देवता मान के पहली बार स्थापना की गई थी यहूदी धर्म स्थल की, हालांकि उसके बाद में वो सिनेगाग के रूप में दुनिया भर में फैले हैं। उस वक्त जब ये मांग कर रहे थे कि ये ऐसा होना चाहिए, उस 1897 में फिलिस्तीन की कुल आबादी थी 6 लाख। उसमें 95%, 95% अरब थे। सारे अरब मुस्लिम नहीं थे, ईसाई भी थे उनमें, लेकिन अरब थे। और यहूदियों की आबादी केवल 5% थी। उस वक्त उन्होंने मांग की कि ये हमारा देश। और उस जमाने में ये जो फिलिस्तीन का इलाका हुआ करता था वो मोटे तौर पर तुर्की साम्राज्य, जिसे उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, उस तुर्की साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1919 के बीच में, उसमें उस ऑटोमन साम्राज्य को बिखेर दिया गया था। बहरहाल दूसरे विश्व युद्ध में चूंकि यहूदी हिटलर की निर्ममता का निशाना बने थे, कंसंट्रेशन कैंप्स में मारे गए थे, उन पर बहुत अमानवीय अत्याचार हुए थे, तो उसकी वजह से एक सहानुभूति पूरी दुनिया भर में यहूदियों के प्रति पैदा हुई थी। यहूदियों के प्रति, यहूदीवादियों के प्रति नहीं, ज्यूज के प्रति, जियोनिस्ट के प्रति नहीं। उन्हें विक्टिम माना गया, उन्हें यातना का शिकार माना गया। इस हमदर्दी का फायदा उठाकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद चूंकि दुनिया का नए तरीके से बंटवारा होना था, चूंकि दुनिया में एक नया उभार आया था, समाजवादी देशों की संख्या बढ़ी थी, समाजवादी देशों की शक्ति बढ़ी थी, पूरी दुनिया भर में जो उपनिवेशवाद था उसकी गुलामी की बेड़ियां कमजोर हुई थी, और बड़े पैमाने पर सैकड़ों की संख्या में अफ्रीका से लेकर एशिया तक देश आजाद होना शुरू हो रहे थे। इसलिए दुनिया को लूटने की हवस में जो साम्राज्यवाद रहता है, उसे एक नया सेंटर चाहिए था। और उस वक्त उस उपजी हुई हमदर्दी का फायदा उठाकर नई दुनिया की, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की नई दुनिया के आपस में बंटवारा करने के लिए 1947 में इसी साम्राज्यवादी गिरोह ने, खासतौर से ब्रिटेन ने, जिसका उस वक्त कब्जा था फिलिस्तीन की जमीन के ऊपर, उन्होंने 1947 में इस नए देश के लिए जमीन का एक हिस्सा देने की बात की। आपको भारत पाकिस्तान का बंटवारा याद आ रहा होगा, लेकिन ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे से भी ज्यादा भयानक बात थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा कम से कम संयुक्त भारत में रहने वाले नागरिकों के बीच का बंटवारा था। यहां पर तो वो ऐसा बंटवारा कर रहे थे जिसमें रहने वाले भी बाहर से आने वाले थे, दुनिया के तमाम सारे देशों से लाए जाने वाले थे। तो ये जो नकली बंटवारा हुआ, उस 1947 में भी फिलिस्तीन की जमीन पर, क्योंकि ये जर्मनी के हमले के बाद यहूदी, हिटलर के राज के बाद यहूदी वापस लौटने लगे थे अलग अलग जगहों में, और वो फिलिस्तीन में भी पहुंचे थे।
1947 में फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी अरबों की संख्या थी 13,50,000 और फिलिस्तीनी यहूदी थे 6.5 लाख और इनका कब्जा केवल 6% जमीन पर था, 6%। लेकिन ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सहारा लिया, चूंकि ब्रिटेन का कब्जा था वहां पर और ब्रिटेन को छोड़ के जाना था, तो उसने 1948 में इन्हीं पूरे दुनिया भर के यहूदीवादियों को इकट्ठा करके उनको इन तमाम सारे देशों में, जिनमें ब्रिटेन भी था, अमेरिका भी था, फ्रांस भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, इन सारे देशों ने उन्हें हथियारों की मदद की और पूरी सैन्य शक्ति के साथ एक युद्ध छेड़ दिया गया। इस लड़ाई के बाद 1948 में पहली बार दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम के देश का जन्म हुआ, जिसे उस वक्त भी दुनिया के 90%, 95% देशों ने मान्यता प्रदान नहीं की थी। आज भी दुनिया के बहुत कम देश हैं जिन्होंने उसके साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाई है। लोगों ने कहा कि ये देश नहीं है, ये जबरदस्ती बनाया गया देश है। इस थोपी गई लड़ाई में आधी से ज्यादा फिलिस्तीन आबादी बेदखल हो गई, शरणार्थी बन गई, अपने ही देश में या अपने देश के बाहर बिना नागरिकता के बेघर रहने के लिए मजबूर कर दी गई। और आज इन शरणार्थियों की तादाद अगर ज्यादा नहीं है तो कम से कम 35 से लेकर 40 लाख, जो फिलिस्तीन के आसपास के देशों में बिना किसी नागरिकता के रह रहे हैं या फिलिस्तीन के अंदर भी बिना किसी नागरिकता के रहने के लिए मजबूर है। इस जबरदस्ती का पूरी दुनिया भर में इतना जबरदस्त विरोध हुआ था, इतनी बड़ी निंदा हुई थी, आज भी होती है, लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी निंदा हुई थी कि इस इजराइल नाम के देश में उस जमाने के सबसे बड़े वैज्ञानिक और आज तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक जिनको माना जाता है, जिन्होंने विज्ञान की धारा बदल दी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो खुद यहूदी थे, उनको के लिए पेशकश की कि वो इजराइल के राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उन्होंने भी पूरे दुनिया भर की जनता की भावनाओं को देखते हुए उस राष्ट्रपति बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो पहली बात तो ये कि ये कोई बेवतन लोग अपने वतन को दोबारा कायम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये ताजा इतिहास तथ्यों के साथ गवाह है इस बात। दूसरा सवाल है कि क्या फिलिस्तीनी जनता की लड़ाई आतंकवाद है? कोई अगर अपने देश की मुक्ति के लिए लड़ता है तो वो आतंकवाद है। भगत सिंह ने जो संघर्ष किया था अंग्रेजों के खिलाफ या हमारे पूरे देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था, क्या वो आतंकवाद था? अपने देश की मुक्ति के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए यासर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का संघर्ष रहा हो या आज हमास जिसे लड़ाई को लड़ रहा है, वो अपनी संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमावली में भी ये बात लिखी हुई है कि अपने देश को, अपने देश पर किसी दूसरे देश का कब्जा रोकने के लिए या अपने देश को किसी दूसरे देश के जबरिया कब्जे से मुक्त कराने के लिए अगर जनता संघर्ष करती है तो ये उसका मुक्ति संघर्ष है, लिबरेशन स्ट्रगल है, इसे आतंकवाद की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये ठीक वैसा ही संघर्ष है जैसा भारत की जनता ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ा था या दूसरे देशों की जनता ने लड़ा। और यही वजह कि अभी कुछ दिन पहले जब ये इजराइल ने अभी नया हमला किया था मई 2021 में, उस वक्त दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति प्रोफेसर सिरिल रामाफोसा ने इजराइल के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये नस्ल भेदी राज्य है, अपार्थीड वाला राज्य है। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दक्षिण अफ्रीका की जनता ने भी अपार्थीड के खिलाफ, नस्ल भेदभाव के खिलाफ, रंग भेदभाव के खिलाफ काफी लंबी लड़ाई लड़ी है और उसके बाद अपनी आजादी नेल्सन मंडेला साहब के नेतृत्व में हासिल की थी। उन्होंने फ्रांस 24 नाम का एक फ्रांसीसी टीवी चैनल है, उसको एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका के नस्लभेदी शासन के खिलाफ जिस तरह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, एएनसी ने संघर्ष किया था, उसी तरह फिलिस्तीन की जनता हमास के नेतृत्व में कर रही है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। और ये ठीक यही वजह है कि दुनिया हमेशा इजराइल के साथ नहीं रही, दुनिया हमेशा इजराइल के खिलाफ रही, फिलिस्तीन के साथ रही। संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का रिकॉर्ड अगर हम उठाकर देखें तो 1945 से लेकर जब से ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये विचार और संगठन अस्तित्व में आया है संयुक्त राष्ट्र संघ, तब से लेकर आज 2021 तक इसने जितने भी प्रस्ताव पारित किए हैं, जितने भी 1000 प्रस्ताव पारित किए हैं, उनमें सबसे अधिक प्रस्ताव किसी एक देश के विरुद्ध, एक देश की निंदा या भर्त्सना करते हुए
जिसे चेतावनी देते हुए पारित किए गए, उस देश का नाम है इजराइल। मानवाधिकार उल्लंघन के पिछले 5 साल में जो उनका मानवाधिकार आयोग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसने जितने भी प्रस्ताव पारित किए, उन प्रस्तावों का 2/3 से ज्यादा हिस्सा केवल इजराइल के खिलाफ। बाकी 202 देशों में से अलग अलग देशों के बारे में जो टिप्पणियां की है वो अलग है। 2/3 से ज्यादा हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ की जनरल असेंबली में जब जब वोटिंग हुई है इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका यहां तक रही कि उसने इजराइल नाम के देश को मान्यता नहीं दी, बल्कि जिनकी राजधानी नहीं थी उन फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी, उनको सदस्य जैसा दर्जा दिया, जो आमतौर से नहीं होता है। और इसीलिए जब भी फिलिस्तीन की समस्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में या यूएनओ में वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में ज्यादातर मामलों में इजराइल के पक्ष में सिर्फ एक वोट पड़ा है, और वो वोट है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का। दुनिया के किसी देश ने फिलिस्तीन की जनता पर होने वाले जुल्म का साथ नहीं दिया। इसलिए ये मान के चलना कि फिलिस्तीन की जनता का जो मुक्ति संघर्ष है वो मुक्ति संघर्ष आतंकवाद है, और वहां की जो जनता जो अपनी जमीन को आजाद कराने के लिए या अपनी जमीन पर इनके और ज्यादा कब्जे को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है, वो हिंसा या आतंकवादी कार्रवाई है, ये बिल्कुल झूठ है। जैसे इस लड़ाई में हमने देखा कि 232 मारे गए हैं फिलिस्तीनी लोग, और केवल 12, और जिनमें बहुत बड़ी संख्या बच्चों की है, महिलाओं की है, और केवल 12 इजरायली मारे गए हैं। इससे साफ जाहिर है कि हिंसा कौन कर रहा है और दरअसल आतंकवादी कार्रवाई कौन कर रहा है। फिर इसकी असली वजह क्या है? इसकी असली वजह है फिलिस्तीन की समस्या को जिंदा रखने और फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल नाम की यहूदीवादी ताकतों का कब्जा कराने के पीछे असली मकसद है साम्राज्यवाद की लूट की लिप्सा और दुनिया पर कब्जा करने की हवस। गौतम बुद्ध से लेकर कार्ल मार्क्स तक पूरी दुनिया भर के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों ने एक बात कही है, जो अब बिना किसी संशय के पारित हो गई है, कि कोई भी घटना, वो चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक परिघटना हो, अपने आप नहीं घटती। हर एक के पीछे एक या एक से अधिक कारण होते हैं। 1857 की जो जियोनिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तथाकथित नया देश का फैसला हुआ था, 1948 में जो फिलिस्तीन पर हमले हुए थे और इजराइल नाम का देश बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई सैकड़ों हजारों निंदाओं, आलोचनाओं, भर्त्सनाओं के बावजूद भी अगर इजराइल की बर्बर गुंडागर्दी जारी है और बाकी बची हुई जमीन पर भी जबरदस्ती कॉलोनी बनाने, मकान बनाने, बस्तियां बनाने की उसकी कोशिश जारी है, अगर इजराइल की सरकार ने मैड्रिड में, ओस्लो में, कैंप डेविड में पूरी दुनिया भर के कूटनीतिक हस्तक्षेप के बाद जो समझौते हुए थे, उन लिखित समझौतों का भी पालन नहीं किया, दर्जन भर से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय करारों का भी अगर उल्लंघन किया है, तो ये हौसला कहां से आता है? ये दीदा दिलेरी कहां से आती है? ये दीदा दिलेरी आती है अमेरिका से। पहले विश्व युद्ध के ठीक पहले जो जियोनिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको फाइनेंस करने वाले यही साम्राज्यवादी देश थे। 1948 के हमले के रणनीतिकार और फाइनेंसर यही ब्रिटेन और अमेरिका और बाकी के साम्राज्यवादी देश थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उनको इजराइल को प्रोटेक्ट करने वाले, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाले यही साम्राज्यवादी देश थे, यही अमेरिका थे। बदल गए राष्ट्रपति। उस जमाने में ट्रूमैन हुआ करते थे, फिर आइजनहवर आए, फिर कैनेडी आए, फिर जॉनसन आए, फिर निक्सन आए, फोर्ड आए, कार्टर आए, रीगन आए, छोटे बड़े बुश आए, क्लिंटन आए, ओबामा आए, डोनाल्ड ट्रंप रहे, और अब बाइडेन आ गए हैं। नाम बदलते रहे लेकिन उनकी नीति नहीं बदली, और फिलिस्तीन के सवाल पर वो यहूदीवादी हमलावर गुंडागर्दी को हमेशा प्रश्रय देते रहे। केवल प्रश्रय नहीं दिया, पिछले 20 सालों में अमेरिका ने इजराइल को 58 अरब डॉलर की सैनिक और आर्थिक मदद की है। उधार नहीं है, खैरात। हर साल लगभग 4 बिलियन डॉलर, 4 अरब डॉलर की मदद करता रहता है अमेरिका। इजराइल आज अगर ये सब काम कर रहा है तो उसके पीछे अमेरिका। क्या वजह? छोटी सी जगह है फिलिस्तीन, बहुत बड़ा भूखंड भी नहीं है,
उस भूभाग में इजराइल को बसाने के पीछे साम्राज्यवाद की इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है? उसकी एक खास बात, उसकी ये खास बात है कि उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसका जो रणनीतिक महत्व है, उस इलाके का बहुत जबरदस्त है। वहां पर कब्जा करके पूरे पश्चिम एशिया पर एक चौकी कायम की जा सकती है अमेरिका की, जो इजराइल के रूप में वो कायम करने की कोशिश कर रहा है। और वो इलाका बहुत संपन्न इलाका है। दुनिया भर के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर पाया जाता है। इस पश्चिम एशिया को पश्चिम में बैठे हुए लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, मध्य पूर्व कहते हैं। इसमें प्राकृतिक तेल का बहुत जबरदस्त भंडार है, इसलिए उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो वहां पर अपना राजनीतिक और सामरिक सैनिक वर्चस्व कायम करने की कोशिश करें, और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो कोई गुंडा वहां पर बैठा है, कोई दबंग वहां पर तैनात करें और उस दबंग को पूरी तरीके से मदद करें और उसके जरिए उस पूरे इलाके को नियंत्रित करने की कोशिश करें। अब इस काम में कुछ लाख लोग अगर मर जाते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून अगर कुचल दिए जाते हैं, तो इसकी उन्हें परवाह नहीं है। उनका केवल एक वाचवर्ण है, उनका केवल एक मूल मंत्र है, और उस मूल मंत्र का नाम है मुनाफा। इसलिए जाहिर सी बात है कि ये जो पूरे का पूरा घपला है, ये जो पूरे का पूरा संघर्ष है, ये पूरे का पूरा संघर्ष उस इलाके पर कब्जा पाने के लिए, फिलिस्तीन जैसे सामरिक और रणनीतिक महत्व के इलाके पर अपना वर्चस्व कायम करना है। ये दरअसल लूट की लड़ाई है, और उस लूट की लड़ाई में मोहरे की तरीके से इजराइल को वापस बैठाया गया। अब हम आते हैं तीसरे विषय। क्या ये यहूदियों और मुसलमानों के बीच में एक धार्मिक लड़ाई है? नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि सबके पुरखे एक ही हैं। इन फिलिस्तीन पर हमलों का धार्मिक विवादों के साथ कोई संबंध नहीं है। ये केवल उसकी जमीन पर कब्जा करने वाला मामला है। अभी ये जो मई 2021 की जो लड़ाई चली है, वो जिस पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए चली थी, यरूशलेम पर वो कब्जा कर चुके हैं। यरूशलेम को इजराइल अपनी राजधानी बना चुका है। तेल अवीव का वो नाम लेता है, लेकिन दरअसल वो उसकी राजधानी यरूशलेम पे वो कब्जा कर चुका है। लेकिन उसका एक पूर्वी यरूशलेम का हिस्सा है जो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से इजराइल के कब्जे में नहीं है, जिससे वो हड़पने की कोशिश करता है, कॉलोनी बनाने की कोशिश करता है। ये बहुत छोटा सा इलाका है। यहाँ पर 1 किलोमीटर से भी कम दायरे में, लगभग 980 मीटर स्क्वायर मीटर के दायरे में दुनिया के 3 बड़े धर्मों के जन्म हुए हैं। 3 बड़े धर्मों के पैगंबर उनकी मान्यताओं के हिसाब से उस जगह पर रहे हैं या गए हैं। यहूदी मान्यताओं के हिसाब से अब्राहम यहीं के थे। ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था, और यहीं पर यह माना जाता है ईसाई मान्यताओं के हिसाब से भी कि यहीं पर वो दोबारा से पुनर्जीवित हुए थे। मक्का मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल अगर माना जाता है तो वो यरूशलेम है। इस्लाम धर्म की घोषणा यहीं हुई थी, और ये माना जाता है इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से कि पैगंबर हजरत मोहम्मद यहीं से खुदा के पास गए थे। यही अब्राहम थे जो यहूदियों के आदि पैगंबर हैं, जिन्होंने मक्का में जो इस्लाम का पवित्र स्थल कहा जाता है, वहां के स्थान की तामीर की शुरुआत की थी। तो तीनों बड़े सेमेटिक रिलीजियंस की, तीनों बड़े पैगंबर आधारित धर्मों की वो जन्मस्थली है यरूशलेम। जितना यहूदियों का है उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही मुसलमानों का। इसलिए ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसे धार्मिक समग्र का केंद्र है वो, जो पूरे की पूरी दुनिया भर में उन धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए जाहिर सी बात है कि एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व का है। 4000 साल की पुरानी सभ्यता, हालांकि लोग बहुत कम रहते हैं उस इलाके में, लेकिन वो पुराना केंद्र है। इसलिए ये कहा जाना ही गलत है कि ये धार्मिक लड़ाई है। अगर धर्म के आधार पर होती तो सऊदी अरब सहित बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, इस्लाम को मानने वाले देश हैं, जिन्होंने फिलिस्तीनी जनता का साथ देना बंद कर दिया।
इसलिए इसको धार्मिक लड़ाई बताना या मुसलमानों और यहूदियों के बीच में संघर्ष बताने की बात नहीं है। ये उतना ही बहाना है जितना बहाना वो दूसरे देशों पर अलग अलग तरीके से कब्जा करने के लिए करता है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को यहूदीवादी इजराइल के साथ बिल्कुल नहीं। भारत की जनता हमेशा इजराइल की बर्बरता के खिलाफ रही है। भारत की जनता हमेशा फिलिस्तीन की जनता के साथ रही है, फिलिस्तीन के इस मुक्ति आंदोलन के साथ रही है। और उसकी वजह यह कि जिस साम्राज्यवाद का शिकार फिलिस्तीन को बनाया जा रहा है, भारत ने उस साम्राज्यवाद को 190 साल तक भुगता है। प्लासी की लड़ाई में लोगों को खरीद फरोख्त करके इस देश पर कब्जा करने की कब्जा करने की जो मुहिम शुरू की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो 1947 तक इस देश की जनता को भुगतनी पड़ी। 1757 से लेकर 1947 तक हमने साम्राज्यवाद को 190 साल तक ही नहीं भुगता, बल्कि आजाद होने के बाद भी साम्राज्यवाद की तमाम सारी साजिशों को भुगता। इसलिए साम्राज्यवाद के खिलाफ जहां भी जनता लड़ती है, हमारा उस जनता के साथ रिश्ता है। वो लड़ाई हमारी लड़ाई है। हम जानते हैं कि साम्राज्यवाद की लूट का दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, और इसीलिए भारत में आम सहमति रही है फिलिस्तीन की जनता का साथ देने की। गांधी जी ने इस सवाल पर बहुत साफ साफ वक्तव्य देकर कहा था कि फिलिस्तीन की जनता को मुक्ति पाने का पूरा अधिकार है। और फिलिस्तीनी जनता, वो गांधी से लेकर कम्युनिस्टों तक, नेहरू से लेकर पटेल तक, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर चौधरी चरण सिंह जी तक, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाली जितनी भी धाराएं इस देश में रही हैं, उन सारी धाराओं की हमदर्दी, एकजुटता फिलिस्तीन की जनता के मुक्ति आंदोलन के साथ रही है, आज भी है। केवल वही लोग इजराइल के साथ रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये हिटलर को भी आदर्श मानते हैं और इजराइल को भी आदर्श मानते हैं। मतलब जो यहूदियों के दमन करने के लिए कुख्यात था, वो हिटलर भी इनका आदर्श है, और जो उनके विक्टिम रहे वो यहूदियों के नाम पर जो यहूदीवाद है, वो भी उनका आदर्श है। केवल वही लोग इजराइल के साथ रहे हैं जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं लड़े। एलिजाबेथ का चरण बंदन करते हुए माफीनामे लिख लिख के अपनी हैंडराइटिंग सुधारा करते थे। तो उस जमाने में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चरण बंदन करते थे, वो अब नमस्ते ट्रंप करते करते औधे मुंह पड़े हुए हैं। उन्हें इजराइल बहुत अच्छा लगता है, और इतना अच्छा लगता है कि भारत की पूरी स्वीकृत विदेश नीति की परंपराओं का उल्लंघन करते हुए इजराइल की जो कुख्यात हत्यारी एजेंसी है मोसाद, उसके साथ भारत की सुरक्षा में भी साझेदारी करने के लिए आ गए। इजराइल के साथ हथियारों का सबसे बड़े खरीदार भी बन गए। लगभग 9 अरब डॉलर के हथियार इजराइल से खरीदे जाते हैं। रूस के से सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं, दूसरे नंबर पे इजराइल का वो आता है। 4.5 अरब डॉलर का बाकी व्यापार अलग है। तो मोदी के आने के बाद पिछली 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जब जब इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव आया तो भारत तटस्थ रहा। इजराइल के पक्ष में वोट डालने की हिम्मत नहीं पड़ी, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलिस्तीन की जनता जिसका हम बिल्कुल साथ देते रहे थे, हमेशा कई बार प्रस्ताव लेकर भी आए थे, उसका साथ नहीं दिया, तटस्थ रहा, ताकि अमेरिका नाराज नहीं होता है। जब सैकड़ों देश इजराइल की निंदा करते रहे, अभी भी इसी मई 2021 में भी, उस वक्त भी हम कभी ट्रंप का, कभी ओबामा का, और अभी बाइडेन का या बेंजामिन नेतन्याहू का मुंह ताकते रहे, और हमने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया जो भारत की जनता की स्वतंत्रता आंदोलन में हासिल की गई विदेश नीति की परंपरा का अटूट हिस्सा है। इजराइल की जो कार्रवाइयां हो रही है, उसकी जो बर्बरता है, वो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जितने भी भिन्न प्रस्ताव है, उन सबको वो अंगूठा दिखा रहा है। इनके खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी, वरना दुनिया में कानून के नाम पर या अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम पर कुछ भी चला पाना असंभव हो जाएगा। लेकिन मौजूदा सरकार चुप है। ये चुप्पी शर्मनाक चुप्पी है।
ये भारत की आम स्वीकृति वाली विदेश नीति का उल्लंघन है, निषेध है। और ठीक यही वजह है, और बिहार तो इसकी परंपराओं का बड़ा हिस्सा रहा है कि जब जब सरकारें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल होती हैं, विफल होती हैं, उस वक्त जनता को आगे आना होता है। इसीलिए जनता को और उसके संगठनों को फिलिस्तीनी जनता की हिमायत में आवाज उठानी पड़ेगी। उन्हें आवाज उठानी होगी कि फिलिस्तीनी जनता का हक उससे मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, और ये जब आवाज हम उठा रहे होंगे तो दरअसल अपने लिए, दुनिया को खुद अपने जीने लायक बनाए रखने के लिए उठा रहे होंगे। क्योंकि अगर एक बार ये तर्क चल गया कि वंस अपॉन ए टाइम हमारी किसी किताब में लिखा हुआ है कि वो जगह हमारी थी, अगर ये तर्क चल गया तो इस तर्क के बहुत खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। क्योंकि भेड़िए अगर उनके मुंह में खून लग जाता है तो वो केवल एक जगह तक महदूद नहीं रहते। सिर्फ इस तर्क पर, जिस तर्क पर इजराइल की धींगामुश्ती चल रही है, वो तर्क केवल रामल्ला, गाजा या यरूशलेम तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसकी आंच बहुत दूर तक जाएगी। यदि यहूदीवादियों का ये काल्पनिक और हास्यास्पद तर्क चल गया तो याद रखिए, दुनिया में 2 अरब बौद्ध है। 2 अरब, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म। कुछ सिर्फ इकट्ठा हो जाए और वो ये कहें कि बुद्ध ने, हमारे भगवान ने, या हमारे धर्म के जो आदि संस्थापक है, उन बुद्ध ने जो ज्ञान हासिल किया था वो बौद्ध गया में हासिल किया था। उन्होंने जो पहला प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। उन्होंने महानिर्वाण जो हासिल किया था वो कुशीनगर में किया था। और ये सारी की सारी हमारी पवित्र चीजें भारत में है, और एक जमाने में कभी हमें वहां से निकाल कर बाहर कर दिया गया था। इसलिए हम अपनी पवित्र जमीन पर जाकर अपने बुद्ध के राज्य को कायम करेंगे। अगर ये होता है तो क्या होगा, और ये क्यों नहीं हो सकता? अगर एक हास्यास्पद तर्क के आधार पर यहूदीवादी ये दावा कर सकते हैं, तो अभी बुद्धवादियों के बीच में भी कुछ इस तरीके के रुझान देखने लगे हैं जो हम म्यांमार में देख रहे हैं, जिन्होंने बुद्ध दर्शन को ही, बुद्ध की धर्म की सारी सीखों को ही उलट के रख दिया है। ये कहां जाएगा? कल को अगर अमेरिका में जितने भी रेड इंडियंस हैं, या वहां के जितने भी नेटिव हैं, या वहां के जितने भी कबीले जिन्हें पिछले 500 वर्षों में नेस्तनाबूद कर दिया गया, मार डाला गया है, अगर वो और उनके ही जमाती जितने भी एबोरिजिनल्स हैं, आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो सारे लोग इकट्ठा करके अगर ये मांग करते हैं कि अब हम अमेरिका पे जाएंगे और दोबारा से अपने कब्जे को करेंगे, तो दुनिया कहां रहेगी? इतिहास सबक सीखने के लिए होते हैं, बदला लेने के लिए नहीं होते हैं। और काल्पनिक इतिहास तो भुलाने के लिए होते हैं। उनके आधार पर अगर समाज चलेगा तो क्या होगा? ये बहुत खतरनाक परंपरा है, जो खतरनाक परंपरा इजराइल नाम के नकली अस्तित्वहीन देश को दोबारा से बसाने के नाम पर पूरी दुनिया भर में थोपी जा रही है। इस परंपरा का निषेध करना होगा। अंग्रेजी में कहावत है जिसका हिंदी अर्थ ये है कि अगर एक भी जगह अंधेरा सलामत है तो बाकी जगह की रोशनी सुरक्षित नहीं है। अगर एक भी जगह पर बर्बरता, निर्ममता और गुंडागर्दी के जरिए किसी देश को खत्म किया जा रहा है, अगर एक जगह दोबारा से उपनिवेश कायम करने की कोशिश की जा रही है, तो बाकी के देशों की स्वतंत्रता भी सलामत नहीं रहने वाली है। इस जनता की लड़ाई केवल फिलिस्तीन की मुक्ति की लड़ाई नहीं है। फिलिस्तीनी जनता की लड़ाई इजराइल की गुंडागर्दी, दादागिरी, निर्ममता और बर्बरता के खिलाफ नहीं है। फिलिस्तीन की लड़ाई केवल अपने देश के नागरिकों को, जो पूरी दुनिया भर में शरणार्थियों के रूप में फैले हुए हैं, उनको दोबारा से लाकर बसाने की नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन की लड़ाई पूरी दुनिया में सभ्य समाज के कानून के आधार पर कानून का राज स्थापित करने की लड़ाई है। हमारा कर्तव्य है कि हम उस लड़ाई का पूरी तरीके से साथ दें। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिलिस्तीन और इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर इस देश की जनता को जागृत करने, और चूंकि साम्राज्यवादी एजेंसियां और हमारा कॉर्पोरेट असली सच लोगों के बीच में लेके, उस असली सच करने के लिए हम लोग भी पूरी शक्ति के साथ प्रयत्न करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी,
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सीपीआईएम की बिहार राज्य कमेटी को खास तौर से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे आपसे चर्चा करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।